इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना होगा। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जहां तक मुझे याद है, ये पंक्तियां चर्चित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। जी हाँ, आज दो विभूतियों का आज जन्मदिन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, जूठन पढ़ा है हमने, और बाबा नागार्जुन। इस एपिसोड में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पे चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार। आप सब चर्चित, कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जयप्रकाश करदम साहब लगातार बेबाक लिखते रहते हैं, कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, इन पे कई शोध हो चुके हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसे हैं आप? एकदम बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? सब ठीक। और आप पहली बार अम्बेडकर नामा पे आए हैं? हाँ, ये संयोग है कि पहले कई बार आने का अवसर बनते बनते रह गया। रह गया। हाँ हाँ हाँ, ये मंच आपका है, जब भी मर्जी हो आप बस तैयार हो जाएं और जब मर्जी आप बोलें। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। बहरहाल ओम प्रकाश जी की जन्मदिन की आपको बधाई, और सारे अम्बेडकर नामा के जितने दर्शक सुन रहे होंगे, इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उन सबको बधाई। मेरी पत्नी शालिनी ने पूरे ओम प्रकाश जी के राइटिंग्स पे कई एपिसोड्स बनाए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके ओम प्रकाश वाल्मीकि टाइप करेंगे तो उनकी किताबों का वहां पे एक टेक्स्ट का रीडिंग आपको मिलेगा। आज हम कुछ अनछुए पहलू जानने की कोशिश करेंगे। जयप्रकाश करदम साहब उनके साथ रहे होंगे, उनको समझे होंगे, उनको सुने होंगे, सुनाए होंगे। तो ये पहलू उनके बारे में कैसे स्मरण किया जाए, कैसे याद किया जाए, क्या खास बातें थी और जो कि लोगों के बीच नहीं आई है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाउ फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों या कोई भी किसी भी क्षेत्र के विशेष व्यक्ति या महापुरुष होते हैं, उनको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहित्यकार हैं, तो जी उनको याद करने का जो तरीका है वो उनके साहित्यिक अवदान को लेकर, साहित्यिक चेतना को लेकर, साहित्य में उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को लेकर ही हम उन्हें याद कर सकते हैं। जी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ एक लंबा हमारी एक हम सहयात्री रहे, ये कह सकता हूं। एक जी लंबी यात्रा हम लोगों ने साहित्यिक तय की है, और उसमें अनेकों बार आना जाना, गोष्ठियों में, सम्मेलनों में, सेमिनारों में मिलना। देहरादून भी उनके घर जाना हुआ, चंद्रपुर भी एक बार जाना हुआ, और दिल्ली में तो मिलते ही रहते थे बराबर। तो साहित्य से अलग एक व्यक्ति के रूप में भी जानने का और देखने का अवसर उनको मिला। एक तो बहुत से लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लेखन को देखकर, और जैसा अभी आपने एक कविता का जिक्र मुखड़ा सुनाया, उनकी जी कविताओं में उठाए गए सवालों के आधार पर ये लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत गंभीर व्यक्ति थे और गंभीरता से बात करते थे। और वो, लेकिन वो जब व्यक्तिगत संबंधों में जब व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो एक बहुत विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। हम बहुत जी मजाक जी करते थे, बहुत विनोदी इस तरह की चीजें भी हम लोग करते थे। जैसे मैं एक बार, हम एक आयोजन में गए देहरादून, शाम के समय उनके घर गए, और वहां जब कई लोग हम मित्र बैठे थे तो वहां बैठने के लिए मुझे जगह नहीं मिली। एक छोटी सी बच्चों के बैठने वाली कुर्सी होती है, और जी। मैं जब उस कुर्सी पर बैठ गया तो उस कुर्सी की एक टांग टूट गई। तो अच्छा। उन्होंने कहा, अरे तुमने तो हमारी कुर्सी ही तोड़ दी। यानी ये इस तरह का एक सटाया। विनोदी एक, हाँ, एक शिकायत, विनोद, एक तरह का एक मजाक के लहजा। और मैंने भी कुछ ऐसा ही मजाक के लहजे में ही उन्हें कुछ कहा था। तो जी तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जब याद करेंगे तो एक तो इसलिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि न केवल दलित साहित्य में बल्कि हिंदी साहित्य के जो मुख्य धारा जिसे वो लोग मानते रहे हैं उसे में भी वो एक जबरदस्त हस्तक्षेप है। जी हस्तक्षेप इस रूप में है कि उन्होंने साहित्य में वर्षों से, दशकों से या सैकड़ों साल से
चली आ रही जड़ता को तोड़ा। उन्होंने पहचाना उस बिंदु को कि वो कौन सा बिंदु है कि जहां पर जो जड़ता है और कहां प्रहार करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है एक चिंतक की या विचारक की, वो ये पहचानता है कि वो बिंदु कौन सा है जहां मुझे प्रहार करना है। ओम जी। प्रकाश वाल्मीकि ने वो बिंदु ढूंढा था और उस पर उन्होंने प्रहार किया। दूसरी चीज, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को लोग जूठन के रूप में जानते हैं। 1997 में जूठन आई थी, लेकिन उससे पहले वो जो कहानी लिख रहे थे 1989 में उनका पहला कविता संग्रह आ गया था, सदियों का संताप। और उस जी। सदियों का संताप के छोटा सा कविता संग्रह है, केवल 29-30 कविताएं उसमें हैं, लेकिन वो जो कविताएं जिस तरह के सवाल उठाती हैं, जिस तरह से बेचैनी पैदा करती हैं, और वो उस तरह से वो उन्होंने उनको स्थापित कर दिया। कुछ कहानियां उनके बीच-बीच में आती रही, लेकिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि विशेष रूप से चर्चा में आए, जिसे लोग शायद कम महसूस करते समझ पा रहे हैं, वो चर्चा में आए 1993 में। अच्छा। नागपुर में डॉक्टर विमल कीर्ति ने फूले अम्बेडकरवादी साहित्य मंच एक बनाया था और उसकी ओर से उन्होंने पहला सम्मेलन वो वहां किया। और जब किया तो वहां पे हिंदी से हम लोग काफी सारे लोग गए थे, लेकिन उसमें 2 लोगों को मुख्य रूप से बुलाया गया था। एक तो क्या नाम उसका, महीप सिंह को, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय भी थे। तो उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि उसमें मुख्य भूमिका में थे और वहां हम्म। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने वक्तव्य में प्रेमचंद की कफन कहानी को लेकर के सवाल उठाया था। अच्छा। और उन्होंने कफन कहानी की आलोचना की और सवाल उठाए लेकर के, और वहां से वो उनके द्वारा उठाए गए सवाल या साहित्य के मनीषियों को, आलोचकों को, उस साहित्य की धारा को वो उनके सवाल अखरे, और उसके बाद में उनके सवालों के पर प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत कुछ कहा गया। और फिर वो विवाद इतना बढ़ता चला गया कि हमारे यहाँ जो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी है, सोहनपाल सुमनाक्षर जी के द्वारा चलाई जाने वाली, कि उनके तत्वाधान में तो उन्होंने बाकायदा प्रेमचंद का एक तरह से विरोध में अभियान चलाया और प्रेमचंद की एक किताब को जलाया गया, उनके जो हम्म। उपन्यास को जलाया गया। तो ये चीजें, तो वो शुरुआत हुई थी उसकी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा कफन कहानी की आलोचना से। कि कफन कहानी में जिन लोगों ने पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ी होगी, कि उसमें जो शुरुआती जहां से होती है, जहां घीस और माधव के द्वारा शुरुआत होती है वहां पे, कि चमारों का एक, यानी एक बदनाम टोला कहिए, बनवा बनवा एक बदनाम कुनबा। अब हम्म। बदनाम किस लिए होता है? कोई परिवार, कोई समाज, कोई जाति, कोई टोला किस लिए बदनाम होता है? बदनाम होता है कि या तो वो चरित्र के ठीक नहीं है, कमाकर नहीं खाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कौन से ऐसे कुकर्म करते हैं जिसकी वजह से वो बदनाम है। जबकि वो पूरी टोला वो मेहनत से कमाने वाला है, और मेहनत से कमाने के बावजूद उनको 2 जून रोटी नहीं मिलती, और इतनी भुखमरी के कगार पर है वो, कि जो कहानी में आता है कि उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और दोनों बाप हम्म। बेटे वह चूल्हे पर बैठे हुए वहां से नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि वहां आलू हैं उसके अंदर, कि मैं उठ जाऊंगा तो ये आलू खा जाएगा, मैं उठ जाऊंगा तो ये आलू खा जाएगा। इतनी भुखमरी है और जो इतनी मेहनत करने वाला है, तो वहां कैसे तो यहाँ ये जो आता बदनाम टोला, ये पूरे एक दलित समाज के ऊपर एक तरह का एक सवाल खड़ा करता है। दूसरी चीज, उस कहानी में जब वो पहली बात तो इतना अमानवीय कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जहां किसी की पत्नी या पुत्र वधु प्रसव पीड़ा से तड़प रही हो और वहां पे वो उसकी चिंता ना कर रहे हो और अपनी भूख की चिंता कर रहे हो। जी। इतना अमानवीय नहीं था। दूसरा पक्ष, जब उसकी वो मर जाती है और जो वो गांव के लोग वहां पे जो पैसा वैसा जो भी करते हैं और वो पैसा उनको दे देते हैं को कफन लाने के लिए, और वो कफन ना ला करके वो वहां पे वो उसकी दारू पी जाते हैं और कबीर का कोई भजन गाते हैं। ये इतना एक एक घटियापन है। पहली बात तो सब लोग जानते हैं, किसी भी समाज में, अपने समाज को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो आम तौर पे उसके लिए
यदि परिवार के सदस्य होते हैं तो वो, या यदि परिवार के नहीं का आसपास के घर कुनबे के मोहल्ले के लोग होते हैं तो वो कफन काठी का इंतजाम खुद करते हैं। कम से कम जिसका पत्नी मर गई हो, जिसकी पुत्रवधू मर गई हो, कम से कम उसे कोई नहीं जाता, जानने के लिए कहता ना जाता है कि वो कफन लेने जाता हो और मोहल्ले के लोग ना जाते हो। तो इसका मतलब वो मोहल्ला भी इतना निर्दयी है, वो भी इतने अमानवीय है। तो ये कई तरह के सवाल वहां पर उसमें उठ रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कई सवाल उठाए थे। तो वो तब से ओम प्रकाश वाल्मीकि चर्चा में आए, और विशेष रूप से फिर जब उनकी आत्मकथा आती है जूठन, तब से वो विशेष रूप से, कि जूठन ने एक नई दुनिया, हालांकि जूठन से पहले दो आत्मकथाएं आ चुकी थी हिंदी में। एक तो कौशल्या बैसंतरी की दोहरा अभिशाप, जो शायद 1995 में आई थी, और जूठन से कुछ पहले ही ओम मोहनदास नेमिष राय की अपना अपना पिंजरे का भी पहला भाग प्रकाशित हो गया था। जूठन जी। उसके बाद में आया था। लेकिन जो जो जीवन जूठन में अभिव्यक्त हुआ, वो जीवन, वो ना कौशल्या बैसंतरी की आत्मकथा में था और ना मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा में था। तो एक नए तरह की दुनिया से परिचय ये कराया। एक एक दुनिया से परिचय कराने के साथ में एक भारतीय समाज की एक ऐसा विभत्स चेहरा जूठन के माध्यम से उन्होंने सबके सामने रखा, और उसको बिल्कुल बेरहमी के साथ उनका उसे बेपर्दा किया एक तरह से उन्होंने, कि ये उसका नंगापन उसको दिखलाया कि कितनी बेरहमी के साथ, कितने निर्दयपूर्ण तरह से ये समाज चलता है। उसके बाद में फिर जो और वो बहुत सारी चीजें लिखते हैं, जैसे उनकी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक और कहानी आती है 25 का 150, और उस कहानी के माध्यम से वो जो जाति व्यवस्था है, उसका जो दंश दलित झेल रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो सामंतवाद है और शिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण किस तरह दलितों का शोषण होता है, और वो सामंती लोग किस तरह से उनका शोषण करते हैं, वो कहानी से बताती है। कि कर्ज लेता है जो सुदीप का पिता, और उस कर्ज के बदले वो कर्ज चुकाता रहता है, और वो जो उसका कर्ज का ब्याज चुकाता रहता है, और तब भी नहीं चुकता है, तो वो पहाड़ा, ऐसे ही जब बच्चा पढ़ रहा होता है घर पे, तो वो पहाड़ा 25 का पढ़ रहा है, 25 जब आता 25 चौका 100 बोलता है, तो उसका बाप उसे टोकता है कि तू गलत पहाड़ा मत पढ़, 25 चौका 100 नहीं होता, 25 चौका 150 होता है। तो वो कहता कि नहीं 25 चौका 100 होता है, तो कह लगा नहीं, तो वो उसे बताता कि तू नहीं, वो जो अपने चौधरी हैं वो बताया उन्होंने। तो तब वो लड़का उसे समझाता है अच्छी तरह से, और तब उसे समझ में आता है कि 25 चौका 100 होता है, और वो मुझे गलत पहाड़ा पढ़ा करके किस तरह से वो मुझसे शोषण कर रहा था, किस तरह से मुझसे वो ब्याज पे ब्याज वो लिए चला जा रहा था। तो ये जो शोषण का जो तंत्र है, उसको वो पूरा उन्होंने नंगा किया ये सब। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो मुख्य चीज है, तो वो जो सवाल उठाते हैं, जैसे पहला ही सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उनका, एक बहुत चर्चित उनकी कविता है ठाकुर का कुआं, हम्म। जिसमें वो कहते हैं कि रोटी, मतलब रोटी अनाज की, अनाज खेत का, खेत ठाकुर का, मतलब जो भी है कि जो सब कुछ ठाकुर का, यानी कि हर चीज जहां से कोई भी चीज ले लीजिएगा, सब चीज ठाकुर की। तो अंत में फिर ये कहता है कि मेरा क्या, यानी कि सब कुछ तो ठाकुर का है, फिर मेरा क्या है। तो ये जो एक मैं अपने आप को, ये जो अपनी खोज, अपनी अस्मिता की खोज, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, उससे पहले इतने तीखेपन के साथ उस अस्मिता की खोज नहीं की गई थी। हालांकि उस कविता के बाद में, थोड़ा बाद में आकर के, एक एन.आर. सागर की एक कविता आती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ भारत की पावन भूमि पर, लेकिन माटी की गंध मुझे अनजानी लगती है। तो वो जो अनजानेपन का एहसास जो दलितों को होता है, उसको वो अभिव्यक्त उन्होंने किया। लेकिन सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जिस तीखेपन के साथ उस चीज को उठाया, वो महत्वपूर्ण था कि दलितों की अस्मिता क्या है। उनके पास ना अपना घर है, ना अपना खेत है, ना अपनी जाति है, ना अपना धर्म है, ना अपना कुछ भी, तो अपना नहीं है। और इस संदर्भ में मैं याद दिलाऊं, जगदीश चंद्र पंजाब के, उनका बहुत बड़े कथाकार हुए हैं, उनका एक उपन्यास है धरती धन ने अपना। उसमें वो दलितों का जब चित्रण करते हैं, तो उसमें यही बताते हैं कि उनके लिए
तो सब कुछ कहते हैं मोरूसी, यानी कि अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब दूसरों का। यहाँ तक कि जिस घर पे जहाँ झोंपड़ा डालकर रहते हैं, वो जमीन की भी उनकी अपनी नहीं होती, वो भी गाँव के जमींदारों की या चौधरियों की होती है। यही ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि मेरा क्या है। एक और कविता में वो जिक्र करते हैं कि वो जो स्वर्ग और नरक का स्वप्न दिखाने वाले जो लोग हैं, कि भई कि जो लोग अब दलितों को आमतौर पे दिखाते रहते हैं कि भई ईश्वर है, भगवान देख रहा है सबको, और जहाँ जो अन्याय हो रहा कोई बात नहीं, वो न्याय करेगा, और जहाँ नहीं तो अगले जन्म में वो उनको सजा देगा, तुम्हें इसका फल मिलेगा, तुम सेवा करो, निष्काम भाव से करो जो सारा कुछ है। तो वो एक कविता में कहते हैं कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम्हारे कल्पित स्वर्ग में भी, क्यों भी वहां भी तुम पुकारोगे मुझे, पहचानोगे मुझे मेरी जाति से ही। यानी कि हम्म। जाति एक ऐसा विषाणु है भारतीय समाज का, कि यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो अपने खून में वो जाति का वायरस या जाति का विषाणु लेकर पैदा होता है, और व्यक्ति जहां भी जाता है वो अपनी जाति के इस विषाणु को साथ लेकर जाता है। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ा था वहां एक मेंबर को, कि वहां पर भारतीयों ने वहां पर भी जाति व्यवस्था और जातिगत भेदभाव वहां शुरू कर दिया था। अमेरिका में ये सब चीजें होने लगी हैं, यानी कि जो बाहर लोग जा रहे हैं वो वहां भी वो जाति का ये दुर्गंध जो है इसे बाहर फैला रहे हैं। तो ये जो चीजें है, तो जाति के बिना वो कुछ दो कदम चलने को तैयार नहीं है। और जातीय पहचान व्यक्ति के, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे कितना छोटा हो जाए, इन सवालों को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उठाया। और पहली बात, या इससे पहले साहित्य में, चाहे छायावाद के नाम पर, चाहे वो वीरता के नाम पर, चाहे वो सौंदर्य के नाम पर, जितना भी सारा साहित्य था वो प्रकृति प्रेम और युद्ध के इर्द गिर्द ही वो सारा कुछ था। इसमें उन्हीं को लेकर के सब चीजें हो रही थी। ये पहली बार आए दलित साहित्य में, और उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उसमें लीडिंग रोल अपनाया, भूमिका निभाई, कि तब उन्होंने उसको अपनाया कि जाति को पहचानने की, कि मनुष्य को, कि ये सब चीजें हट करके कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्यता क्या होती है, उसकी पहचान, उसको परिभाषित करने की कोशिश ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की। तो ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अवदान ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। सर, मतलब हिंदी जगत में, हिंदी लेखन में कफन पर सबसे पहले आलोचनात्मक टिप्पणी और समाज व्यवस्था पर, हिंदी पट्टी, जाति व्यवस्था पर सबसे तीखी टिप्पणी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ही की है। मैं सही कह रहा हूं? जी जी। अच्छा, एक बात और दिलचस्प गंभीर, वाल्मीकि जी को सब लोग पढ़ते हैं, जूठर मैंने पढ़ा है और मैं इतिहास का छात्र हूं, लेकिन थोड़ी जी दिलचस्पी साहित्य में भी। आजकल प्रोफेसर लोग भी बहुत लिख नहीं पाते हैं, प्रोफेसर प्रोफेसर लोग लोग नहीं भी लिख। बहुत लिख नहीं। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, और वहां से इतना सृजनशीलता, मतलब आप तो साथ साथ रहे, तो क्या बात थी आखिर? देखिए, ये आपने कह दिया, आप प्रोफेसर हैं, आपने कह दिया बड़ा अच्छा है, मैं कहता तो शायद ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। नहीं ये नहीं। ये मुझे जी भी बड़ा खेदजनक लगता है कि जी हमारा जो प्रोफेसर वर्ग है, वो उसको जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा रहा। आप देखेंगे कमल भारती, जो बहुत बड़े जी हिंदी साहित्य में बहुत बड़े चिंतक हैं, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लेरिकल कैडर में काम करते थे। डॉक्टर जी धामवीर जो इतने बड़े आलोचक हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रहे। ओम प्रकाश वाल्मीकि वो इसमें नेमिस राय हैं, वो उसमें वो प्रोफेसर नहीं रहे। यहाँ तक कि जयप्रकाश कर्दम भी कोई प्रोफेसर नहीं रहा, मैं भी जी। दूसरी व्यवस्थाओं में ही रहा, है ना? तो बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है। और प्रोफेसर लोगों से चलो हम ये मान लेते हैं कि आप क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, आलोचनात्मक काम तो प्रोफेसर कर ही सकते हैं। जी लेकिन प्रोफेसर लोग आलोचनात्मक काम भी नहीं कर रहे हैं। ये मुझे भी अटपटा लगता है, क्यों नहीं कर रहे? हालांकि ये अब मुझको और आपको गलत सिद्ध करने के लिए नई पीढ़ी आ रही है, और उस नई पीढ़ी में जो लोग आ रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट बने हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जी जी। वो बड़ी शिद्दत के साथ में वो क्रिएटिव राइटिंग भी कर रहे हैं, आलोचनात्मक काम भी कर रहे हैं, और वो शोध भी करा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, विशेष रूप से जो 50 से कम उम्र के लोग हैं,
वो अभी इस काम को वो कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी आशा बनती है कि जो मैं और आप जो सोचते हैं वो हमको गलत सिद्ध कर रहे हैं कि प्रोफेसर लोग थोड़ा सा नहीं हिंदी पे पढ़ते या काम नहीं। मैंने भी किया है। हाँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छा सुखद है मेरे लिए वो ये। काशी प्रसाद जायसवाल हिंदी में लिखते थे, उनका संकलन छापा हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी, वो मेरी पीएचडी थीसिस थी मेरी सर। तो जी मेन जी, किताब बहुत तो बढ़िया। इंग्लिश में है, लेकिन उनकी हिंदी राइटिंग का कलेक्शन हमने छापा। हाँ ये सवाल आपसे भी है, और ये गंभीर सवाल है कि अ, जैसे एक्टिविस्ट होना, घर संभालना, एक्टिविस्ट होना, सामाजिक सार्वजनिक जीवन में रहना, नौकरी करना, उसके बाद लेखन भी होना, और जिनको लिखना चाहिए, वाकई वो सवाल फिर दोहरा, कैसे ओम प्रकाश जी और आप लोग कैसे टाइम मैनेज करते हैं? ऑफिस से आने के बाद फिर दिमाग में कंप्यूटर है, दरवाजा बंद रखते हैं एक तरफ से। देखिए, ये एक आग होती है जी और जिसके अंदर वो आग होती है, वो आग हमेशा बेचैन करती रहती है और वो आग हमको बैठने नहीं देती। ये आग आपके अंदर भी है, आपके अंदर अलग तरह की आग है, हमारे अंदर अलग तरह की आग है। और हम ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक्टिविस्ट रहे, मैं भी एक्टिविस्ट रहा। और मैं बचपन से ही जब दूसरी तीसरी क्लास में था, मैं भी तब से अम्बेडकर मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, तब से ही सीख रहा हूँ, वहां से सीखता आया हूँ अभी तक। तो हम लोग एक जो था हमें कुछ करना है। अब हम नौकरी में आ गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, सुबह से शाम तक दफ्तर में हैं, तो दफ्तर में से आने के बाद में, खाना खाने के बाद में, रात को कम से कम मैं अपना बताता हूँ कि मैं रात को 9 बजे के बाद में पढ़ने के लिए अपनी टेबल पे जाता था और उसके बाद में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब तक भी काम कर सकता था, तब तक काम करता। उसके बाद सुबह उठते ही फिर दफ्तर निकल जाना, फिर रात को आना, यानी कि वही रात के कुछ घंटे अपने होते थे, उन्हीं में पढ़ना या लिखना, जो भी कुछ है, वही सारा। तो लेकिन मैनेज हम लोग करते हैं, छुट्टी का दिन है उसे मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है जो टाइम मैनेजमेंट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कमल भारती ने, हमने उस टाइम मैनेजमेंट को बड़ा ध्यान दिया। हमने अपना समय बचाया और समय का उपयोग किया। हमारे पास जितने भी घंटे रहे, हमने उस चीज को। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि हमारे पास 24 घंटे भी हों और यदि हमारी रुचि ना हो, हमारे अंदर आग ना हो कुछ करने की, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे जी पास यदि 2 घंटे भी हैं और हमारे अंदर आग है और हम कुछ करना चाहते हैं, तो 2 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक तो एक्टिविस्ट होना, जो एक्टिविज़्म था हमारे अंदर वो पहले से वो, और दूसरा जो आग थी वो, इन दोनों ने मिलकर के हमको निरंतर सक्रिय रखा और हम जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे। एक साहित्यकार और समाज शास्त्री अगर एक्टिविस्ट नहीं होगा तो उसके लेखनी में धार ही नहीं आएगी। हाँ, ये शायद ये आप कह सकते हैं, मेरे लिए कहना ठीक नहीं है, आप कहेंगे ज़्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, आप भी कहेंगे तो बात बराबर है, क्योंकि हमारा लैब तो सोसाइटी है ना। सोसाइटी हमारा लैब है, जो उसमें देखते हैं, सीखते हैं, उसी का परीक्षण करते हैं एक तरीके से। नहीं, यदि मैं कहूँगा तो लोग सोचेंगे कि ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं, आपकी इसलिए किताबों पर चर्चा करनी है अभी। अभी आपकी वो आप किताबों पे भी चर्चा, हाँ किताबों पे चर्चा होगी। और चलिए आखिरी एक दो सवाल सर। जी, अ, कोई ऐसे अनछुए पहलू जो आप वाल्मीकि साहब के साथ रहे होंगे, और मेरा काम अम्बेडकरनामा के जितने अपने बहुजन एक्टिविस्ट लेखक हैं उनको डिजिटल पे लाके बना के रख दिया जाए, कि हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ियां कम से कम उनको सुने कि हम लोग क्या बातचीत करते थे। तो ये एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। तो देखते हैं कितना सफल होता है। कुछ अनछुए पहलू जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो, आपके साथ कुछ संस्मरण, वो कहना चाहे हमारे दोस्तों को। जी देखिए, एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की सबसे बड़ी खूबी ये है, जिसे लोग कम जानते हैं, उन्होंने जो लिखा और जिस तरह से अपनी अस्मिता को या मानवीय गरिमा को पहचाना, उसके साथ वो जिए, उस गरिमा के साथ। और साहित्य में भी उन्होंने अपने आप को, अपनी वैल्यू खुद बनाना, ये उन्होंने, ये हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि से सीखना चाहिए। कि वो जी साहित्य के आयोजनों में जहाँ जाते थे, उन्हें बुलाया जाता था। वो अपने लिए, जैसे कि दूसरे बड़े साहित्यकारों को बुलाते हैं, वो उनकी साथ तरह अपने लिए हवाई जहाज की टिकट माँगते थे। अपने लिए उन्हीं के जैसी व्यवस्था माँगते थे रहने की, कि मेरे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और अपने लिए उतना ही उसी तरह से मानदेय माँगते थे कि मुझे इतना पैसा दो, मैं तब आऊँगा। यानी कि वो, मैं अपने आप को कम नहीं आँकना, कि आप जितना किसी नामवर सिंह को, जितना किसी राजेंद्र यादव को या जितना किसी और को आप महत्व देते हैं, मैं उनसे कम नहीं हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि में ये चीज़ थी। हालाँकि ये चीज़ हम पीछे चले जाएँ, प्रेमचंद में भी थी।
प्रेमचंद में ये थी कि वो प्रेमचंद पहले लेखक थे कि जो पत्रिकाओं के संपादकों से वो पारिश्रमिक की मांग करते थे, चाहे वो कम हो। वो कह रहे कि जब सब चीज पैसे से आती है, लेकर के कागज, प्रिंटिंग और वो सारा कुछ सब कुछ, और जो आपका प्रूफ रीडर, संपादक सब पैसा लेता है, एक लेखक का जो मटेरियल है यही फ्री में क्यों होना चाहिए? तो लेखक को पारिश्रमिक होना, यही नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं साझा कर रहा हूँ। अमूमन हाँ कई जगह लोग उम्मीद करते हैं, जैसे 5 दिन हमें कॉलेज में रहना होता है, शनिचर इतवार फ्री है, तो कई जगह लोग उम्मीद करते हैं कि अपने जेब से ही टिकट कटा के कार्यक्रम में आए। नौकरी पेशा वर्ग के लिए संभव नहीं है, एक आध महीना 2 महीना में एक आध टिकट कटा सकता है, लेकिन हर विकेट पे जाना रहे तो पता लगा पूरी तनख्वाह टिकट में ही चली नहीं, गई। नहीं, ये समाज के लोगों को भी समझना चाहिए। हम बहुत टिकट कटाए हम लोगों ने, और कभी कभी तो जी बिना रिजर्वेशन नहीं के मिले। हम ट्रेन में ऐसे भी बैठ के गए हैं, कभी कभी तो ट्रेन के फर्श पर लेट करके चादर ओढ़ के सोते हुए गए हैं वो। जी जी जी। लेकिन जब तक जा सकते हैं जाएंगे, लेकिन हर बार नहीं जा सकते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर बार संभव नहीं है। हर तो बार मैं संभव नहीं। मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बता रहा था। एक तो ये उन्होंने अपनी जो गरिमा है उसको कैसे हम बना के रखें, अपना वैल्यू हम कैसे बना के रखें। दूसरी चीज, एक बड़ा एक ऐसा पहलू मैं आपको बता रहा हूं। कभी जी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ये कहते थे, कहीं ना कार्यक्रम में बुलाना जाता है, कि या तो वो अध्यक्ष या मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए तभी मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। और क्या बात। ये इसलिए अपना, देखिए कि आमतौर पर होता समझ यह गया। है कि किसी भी संगोष्ठी या सेमिनार में दलितों को बुला लिया, फिर बाद में अध्यक्ष या मुख्य अतिथि कोई और है, और दलित चाहे जो बोल रहा है वो अध्यक्ष बाद में लीपापोती करके वो अपनी स्थापनाएं देकर के सबको खत्म कर देता है। इसलिए उनका था इसलिए उनका था कि मैं, मेरी वैल्यू है या तो मैं मुख्य अतिथि के रूप में आऊंगा या तो अध्यक्ष के रूप में आऊंगा, उससे हाँ। अलावा नहीं आऊंगा। तीसरी चीज, जेएनयू में एक कार्यक्रम था, शायद सूरज बड़ता की किताब पर एक चर्चा थी। उनकी एक अच्छा। सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र पर एक किताब आई थी, उसका लोकार्पण था, हम लोग उसमें थे। तो उसमें नित्यानंद तिवारी भी थे, अध्यक्षता ओम प्रकाश वाल्मीकि कर रहे थे, जैसा कि स्वाभाविक था। तो हम्म नित्यानंद तिवारी ने कुछ अपना, जो कि अपनी शैली है उनकी, चिंतक हैं वो, तो उन्होंने अपनी शैली में कहा कि भाई, एक भाव होता है, एक अभाव होता है, और एक विभाव भी होता है, हमें उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने हम्म साहित्य के केंद्रीय तत्वों के बारे में बात की। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को वो इतना अखरा उनका, हम्म। तो उन्होंने वहीं से ही उनको बड़ा, उनके तीखी टिप्पणी उस पर की। बाद में बाद में रात को मेरे पास नित्यानंद तिवारी जी का फोन आया, तो बोले, करदम जी मैंने क्या गलत कहा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि इतना भड़क गए? कह रहे कि लगता है कि वो समझे नहीं। हमने कहा, वो आप दर्शन की भाषा में बोल रहे थे, और ओम प्रकाश वाल्मीकि दर्शन की भाषा को नहीं समझ रहे थे, वो दूसरी वो तरह से उन हम्म चीजों को देख रहे थे। उनकी शायद कभी कभी ये समझ का इस समय एक गड़बड़ हो जाता है। तो लेकिन, हम्म। तो ये एक ऐसे पहलू में कभी कभी हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, जी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये ऐसे पहलू हैं अंतरंग, कि बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझते कि, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि वो तो चीजें एक अलग प्रसंग हो गया। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो सबसे बड़ी चीज थी, कि उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया, जिनके लिए जद्दोजहद की, उन मूल्यों को के साथ वो जिए, और बराबर दूसरे लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया को अपने उन मूल्यों के साथ जीना चाहिए। जी, और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ती है, निसंदेह। सो नथिंग इज फ्री निसंदेह। ऑफ कॉस्ट, इट्स अ पैकेज डील। यस, नो डाउट, नो डाउट। हम लोग कई तरह से चुकाते रहते हैं, कभी कभी बीच बीच में। जी, बिल्कुल, 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 आपने भी चुकाई है, मैंने भी अपनी तरफ से हाँ। चुकाई है, लेकिन कभी कहा नहीं, मैं भी सस्पेंड होते-होते बचा हूँ, चार्जशीट हुआ हूँ। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलना चाहिए। बस, बस, बस। शुक्रिया सर। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो किताबें हैं उस पर एक किताब पे चर्चा भी, एक सेगमेंट है हमारे यहाँ, जो आपकी किताबें हैं उस पर अच्छा, चर्चा हो। हाँ, उस पर ठीक है। चर्चा, मैंने कई किताबों पे चर्चा की है, जी, जी, जी। तो उसमें चर्चा हो तो टाइम निकालिए, तो अम्बेडकरनामा पे रेगुलर आइए, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना भी, वैसे भी अच्छा लगता है, मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगे। नहीं, नहीं, मैं आऊँगा, मेरी किताबों पे चर्चा हो ना हो, लेकिन मैं किसी दूसरों की किताब पे चर्चा करने आऊँगा।
नहीं नहीं, अपनी किताब की मार के हम खुद ही चर्चा करेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और तो बोलेगा नहीं, नहीं। नहीं, ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। अपनी ना किताबों को अपने हम तो बारे में अपने नहीं आप को बोलता। बाबा साहब का बिगड़ा चला बोलते हैं। हैं? बाबा साहब का बिगड़ा चला बोलते हैं, जो बोलेंगे सब डिजिटल बना के जाएंगे। नहीं, वो ठीक पता है, वो नहीं, ठीक है, वो ठीक है। हाँ, इतिहास का प्रिजर्वेशन, डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। नहीं वो अपने अपने ज़रूरी है, वो ज़रूर मानता हूँ। जी, जी, जी। नहीं शुक्रिया सर, ठीक है, थैंक अब यू। और आए दोस्तों जी, हैं? जी, चलिए जी बताएं सर। ठीक है, शुक्रिया। नहीं, नहीं, मैं कह रहा शुक्रिया हूँ आप सर। जब और कहेंगे तब दोस्तों मैं आ ये जाऊँगा। थे जयप्रकाश कदम साहब, जाने माने साहित्यकार हैं, बेबाक खूब लिखते हैं, खूब बोलते भी हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय भीम, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।